तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के तीसरे भाग पर, तीसरे पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोगों को चर्चा करना है पंचायती राज व्यवस्था की झलक। और पंचायती राज व्यवस्था की झलक जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो सोच है वो कहाँ से आया। ये सोच है बहुत पुरानी और गांधीयन सोच है। गांधी का दृष्टिकोण था, जो आज हम लोग अगर संविधान आप लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में बोला गया है गांधी जी के द्वारा कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था। और जब तक हमारा गांव मजबूत नहीं होता है तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता है। तो उसी के आधार पे पंचायती राज व्यवस्था का हम लोगों का जो है ये जो आधारशिला रखी गई है। उसके बाद हम लोगों का जो आज़ादी के बाद एक कमेटी बैठी, बलवंत राय मेहता कमेटी, और जिसका के रिकमेंडेशन था कि हम लोग जो पंचायती राज व्यवस्था जो बनाएंगे वो 3 स्तर पे होगा, एक ग्राम स्तर पे, एक जिला स्तर पे और एक नगर निगम के स्तर पे। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे उसको, हम लोग अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे, उसको डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्राम स्तर पे, गांव के स्तर पे कि कौन कौन सी चीज़ें पंचायती राज व्यवस्था में शामिल हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले ग्राम पंचायत पे। ग्राम पंचायत में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से अंग होते हैं। तो ये होता है, सबसे पहला जो अंग है ग्राम सभा, फिर दूसरा मुखिया, फिर तीसरा ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। उसके अलावा हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि ग्राम पंचायत में जो है, ग्राम पंचायत एक जो बनता है उसका एक आधार होना चाहिए, कितने लोग हों तो ग्राम पंचायत कहलाएगा, या मतलब कि मुखिया जो हमारा चुनाव होता है वो कितने लोगों को लेके, या कितने लोगों का वोट पड़े, या कितने लोगों की जनसंख्या है। तो ये चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले 7000 जब जनाधार हो, मतलब कि लोगों की संख्या जो हो उस क्षेत्र में वो 7000 हो, या उसके ऊपर भी हो सकती है, लेकिन 7000 से कम होगी तो नहीं होगा। 7000 से कम होगी तो दूसरा कुछ उपाय किया जाएगा, लेकिन अगर 7000 की जनसंख्या आपके पास तो आपके लिए एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा एक वार्ड, मतलब कि जो आप देखते होंगे, आप लोग इस चीज़ से रूबरू होंगे कि वार्ड कमिश्नर का लोग चुनाव लड़ते हैं, तो कितने लोग होने चाहिए एक वार्ड में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 500 लोग होने चाहिए। उसके बाद चुनाव होता है वार्ड कमिश्नर का। उसके अलावा एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड होने चाहिए, ठीक। उसके अलावा जो हमारे बिहार में और पूरे ऑल ओवर इंडिया जो कि प्रावधान किया है कि SC STs अगर आपके क्षेत्र में हैं, मतलब कि अनुसूचित जाति और जनजाति, जैसे कहते हैं इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए आरक्षण का अलग प्रावधान किया गया है हमारे संविधान पंचायती राज व्यवस्था में। उसके अलावा जो बिहार गवर्नमेंट है, जो बिहार राज्य सरकार है, उसने सबसे पहले पंचायती राज एक्ट 2006 लाकर महिलाओं को 50% आरक्षण, पहला राज्य है जिसने कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया। तो इन सब चीज़ों से मिलकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। उसके ये सब अंग हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का काम होता है कि जैसे कि जितने भी लोग हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनकी एक सभा होती है, उनको बुलाया जाता है, मीटिंग होती है, साल में 2 बार मीटिंग इसका होना जरूरी है ग्राम सभा का। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है हमारी पंचायती राज, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था में ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि अभी तक ग्राम सभा का जो है जो एक निर्माण होना चाहिए वो पूरे भारत के स्तर पे हर एक ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा हम लोग भुगतना पड़ता है। उसके बाद मुखिया का काम वही होता है अपना कि जितने भी व्यवस्थाएं हैं ग्राम पंचायत के स्तर पे वो सारी चीज़ें देखें, जितने भी व्यवस्थाएं करानी है गांव में वो सब सारी चीज़ें देखें मुखिया। ग्राम रक्षा दल, नाम से ही स्पष्ट है कि ग्राम रक्षा दल मतलब कि डिफेंस का काम करेगा। जब भी गांव पे आपत्ति आएगी तो एक पुलिस दल गठित किया जाता है कि गांव की रक्षा कर सके। उसके अलावा ग्राम कचहरी में वही कचहरी वाला काम कि अगर छोटा मोटा अगर कोई केस, अगर कोई विवाद होता है गांव के स्तर पे या ग्रामीण लोगों के बीच में, तो उनको सुलझाए ग्राम कचहरी, इसका काम होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मध्य स्तर पे अपने ग्राम पंचायती राज पे, तो पंचायत समिति की बात आती है। समिति इसीलिए होती है कि कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी ज़रूरत है, जैसे शिक्षा का ज़रूरत, चाहे वो जल की ज़रूरत, चाहे वो खेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो,
तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है कि आप इस पे रिकमेंड कीजिए, आप हमको एक सुझाव दीजिए कि हम लोग आगे कैसे बढ़ें। तो इसके लिए समितियां होती हैं। तो समिति का आधार क्या है? समिति का आधार है कि 5000 जनाधार होना चाहिए, 5000 लोग होंगे तो आपको एक समिति का निर्माण करना पड़ेगा। उसके अलावा इनका जो पंचायत समिति हमेशा कभी प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव का एक मतलब होता है कि वोटिंग के द्वारा, जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर पे आप जब वार्ड का चुनाव होता है तो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, आप जाके वोट डालते हो। जब 18 वर्ष की उम्र के ज़्यादा लोग हैं उनको क्या है कि वोट देने का अधिकार है और उनको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन समिति में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अपने ही बीच में से कुछ लोगों का समिति बन जाता है और वो लोग का चुनाव हो जाता है। उसके अलावा ये समिति में जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक होता है प्रमुख होता है जिसका काम होता है अपना मतलब कि मेंटेन करना, सब लोगों को लेके चलना, एक समिति को लेके चलना। उसके अलावा जो पंचायत समिति का काम होता है बीडीओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर विकास प्रखंड पदाधिकारी, ठीक है। तो उस पर नियंत्रण करते हैं जो पंचायत समिति होती है। उसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का एक और काम मैं बता दूं कि आपको जो बजट जो पेश होता है, आप केंद्र स्तर पे देखते हो, केंद्र सरकार के स्तर पे देखते हो, चार सरकार के स्तर पे देखते होंगे कि एक बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण कि कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना पैसा खर्च करना है, वो सारी चीज़ें ग्राम पंचायत बनाती है साल में एक बार। उन सभी चीज़ों का जो है, उन सभी योजनाओं पर विमर्श करती है पंचायत समिति और रिकमेंड करती है फिर ग्राम पंचायत को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है, ये सबसे ऊंचे स्तर पे जिला परिषद, ये क्या होता है, ये इसका जो जनाधार है 50,000, अगर 50,000 जनसंख्या पे एक जिला परिषद, एक सदस्य होता है जिला परिषद का, वो उसका चुनाव होता है, ठीक है। इसका भी चुनाव क्या होगा कि प्रत्यक्ष रूप से ही होता है और इसीलिए लिखा गया है कि सभी पंचायत समिति इसके अंतर्गत आते हैं और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसका सबसे बड़ा ये है पॉइंट कि मनमाना विघटन नहीं, मतलब कि राज्य सरकार इसको विघटित नहीं कर सकती, मतलब कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है जिला परिषद को। इसका चुनाव होता है पूरा बाकायदे और 6 माह के अंदर अगर विघटित हो भी गया तो 6 माह के अंदर ये चुनाव होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्राम पंचायत के स्तर पे किस तरह से अपना पंचायती राज व्यवस्था है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नगर के स्तर पे किस तरह की पंचायती राज मतलब कि नगरीय व्यवस्था है, इस चीज़ को हम लोग आगे। तो अब आते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बाद नगरीय शासन व्यवस्था पर, और बिहार में, खासकर बिहार में कैसी है नगरीय शासन व्यवस्था, इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो हमारा टाउन है चाहे सिटी है वो किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था है चलाता है। तो पंचायती व्यवस्था में शायद मैंने एक लाइन आप लोगों को मेंशन नहीं किया कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें एक अमेंडमेंट आया था 1992 में। 1992 में आपकी जो अमेंडमेंट आती है वो है 73 अमेंडमेंट जो है वो बोलती है कि पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से जो है मैंडेटरी कर देती है, मतलब कि ज़रूरी हो जाता है। 73 अमेंडमेंट जब संशोधन आता है तो उसी के अनुसार उसी समय 1992 में ही जो नगरीय शासन व्यवस्था है इसमें भी अमेंडमेंट आता है 1992 में ही, और 74वां संविधान संशोधन हम लोगों का आता है जो 12वीं अनुसूची जोड़ता है और उसमें नगर पंचायत या नगरीय शासन व्यवस्था की बात करता है। तो अब हम बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, कैसे क्रमवार तरीके से कि कैसे ये व्यवस्था है। सबसे पहले हम लोग जैसे कि पंचायत, आप अगर इसको अगर दोनों में आप डिफरेंस करके पढ़ेंगे, दोनों को आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअली हमारा बोर्ड उतना वो कवर नहीं कर पाया उतनी चीज़ें, और सब कुछ लिखना ज़रूरी था आप लोगों के लिए, और उतना याद करना भी पॉसिबल नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अगर एक साथ पढ़ेंगे, अपनी किताब जब पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और दोनों में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि वहाँ पर हम लोग पढ़े थे क्या कि सबसे पहले ग्राम पंचायत पढ़े, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो नगर पंचायत जो बोलता है कि इसका आधार क्या होना चाहिए, तो इसका आधार यही है कि 12,000 से 40,000 की जो जनसंख्या है उस पर एक नगर पंचायत होगा। वहाँ पे भी आप क्या देखते हैं कि 7,000 जनाधार हम लोग देखे थे, 7,000 लोगों पर एक ग्राम पंचायत, और वहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसा ही कुछ देखा था। उसके बाद यहाँ पे एक है रिक्वायरमेंट कि जो, क्योंकि अब नगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कृषि तो होगी नहीं, अगर कृषि है तो फिर गाँव है, तो 3/4 मतलब कि 4 में से 3 लोग जो हैं कृषि काम नहीं कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई दूसरा ऑक्यूपेशन कर रहे हो, तब ये हो जाता है आपका नगर पंचायत का एक आपको श्रेणी मिल जाती है। उसके अलावा गांव, अब क्योंकि गांव ही धीरे धीरे जो होता है ये नगर की ओर नगर बनता जा रहा है, या शहरीकरण होता जा रहा है, नगरीकरण होता जा रहा है, तो गांव जो शहर की तरफ तब्दील होता जा रहा है,
तो वो हो जाता है आपका नगर पंचायत के अंतर्गत आता जाएगा। ठीक, तो नगर पंचायत को हमने समझा। इसके बाद जो दूसरा पड़ाव आता है हम लोगों का नगरीय शासन व्यवस्था में, वो है नगर परिषद। अब नगर परिषद का हम समझ लेते हैं। तो नगर परिषद के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है कि नगर परिषद कब होगा, जब आपका 2 लाख से 3 लाख जो है जनसंख्या, 2 लाख से 3 लाख जनसंख्या पर एक नगर परिषद होगा। उसमें भी यही रिक्वायरमेंट है कि 4 में से 3 लोग जो हैं, 3/4 जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हों, कृषि कार्य नहीं कर रहे हों, कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे हों। उसके अलावा 400 जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर जितनी आपकी जनसंख्या है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ याद रखिए कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1066 या 1016 ऐसे ही कुछ करके है, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नगर परिषद के लिए कि 400 जनसंख्या मतलब 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हो तो नगर परिषद का आपको तमगा लग जाता है। उसके अलावा नगर परिषद में ही बहुत सारे अंग हैं इसके, जैसे कि नगर पार्षद पहला, दूसरा समिति, फिर तीसरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और चौथा कार्यपालक पदाधिकारी। अब इनके सारे के अलग अलग काम हैं अपने अपने, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले नगर पार्षद का जो एक ये होता है कि कितने होने चाहिए, नगर पार्षद में कितनी संख्या होनी चाहिए या किस तरह से इसका निर्माण होता है, इसको जान लेते हैं। तो नगर पार्षद में जो मुख्य ये अधिकारी होते हैं, जो मुख्य लोग होते हैं, उनका नाम होता है कमिश्नर। उनको मतलब कमिश्नर बोला जाता है, कमिश्नर बोल सकते हैं। उसके अलावा संख्या जो होती है एक नगर पार्षद में, वो कम से कम 10 या इससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 40 हो सकती है। ये मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे आपकी किताब में भी मेंशन होगा। उसके अलावा राज्य सरकार इसको भंग कर सकती है कभी भी। तो ये चीज़ मतलब कि ये हमेशा के लिए नहीं है, स्थिर नहीं है, कभी भी राज्य सरकार जो है नगर पार्षद को भंग कर सकती है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दूसरी बात समिति की हमने पिछले जो पंचायती राज व्यवस्था हम लोग जब पढ़ रहे थे समितियों के बारे में बोला था। समिति वही काम करती है कि कोई ना कोई अगर क्रीड़ा से मतलब खेल से रिलेटेड समिति या शिक्षा से रिलेटेड समिति या स्वास्थ्य से रिलेटेड समिति बनती है, तो उसका वही काम होता है। एक समिति बनती है, अपना 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, वो लोग अपना सलाह देते हैं कि ऐसे काम करना चाहिए। उसके अलावा नगर परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होगा। उसके अलावा मतलब इन्हीं में से नगर पार्षद की जो संख्या होती है 10 या 40, इन्हीं में से चुनाव होता है, अपने स्तर पर चुनाव हो जाता है, अपने में लोग चुन लेते हैं, वोटिंग होती है अपने अंदर में ही, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मैं बता चुका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किस तरह होता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। उसके बाद जो बात होती है कि कार्यपालक पदाधिकारी की बात आती है। तो कार्यपालक पदाधिकारी का जो काम होता है वो नगर परिषद का, जो नगर परिषद होती है उसको संभालने का काम करता है। मतलब कि जितने भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को जो है एक मतलब धागे में पिरो के या मेंटेन करने का या मैनेजमेंट करने का जो काम होता है वो कार्यपालक पदाधिकारी, एक पदाधिकारी ये इसका काम यही होता है, प्रशासन संभालना, तो यही काम करता है। उसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें तो नगर परिषद के कुछ काम होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, चाहे आपकी चर्चा हो कहीं पे कि एक नगर परिषद का क्या काम हो सकता है, तो नगर परिषद के 2 तरह के कार्य हो सकते हैं। एक होता है आपका अनिवार्य कार्य, एक होता है ऐच्छिक कार्य। ठीक है, अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य में क्या अंतर है कि अनिवार्य कार्य होता है कि आपको करना ही करना है, और ऐच्छिक कार्य होता है कि अपने मन की इच्छा पे है। आप लोग भी कुछ कार्य होते होंगे जो कि आपके मन के ऊपर निर्भर करता है, कुछ होते होंगे नहीं करना ही करना है। तो ये चीज़ है अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य में अंतर। तो अनिवार्य कार्य में कुछ आ जाता है जैसे कि नगर की सफाई करनी है, ठीक है, ये अनिवार्य कार्य है। पीने का पानी सब लोग तक पहुँचाना है, मतलब अभी चल भी रहा है बिहार में एक योजना चल रही है हर घर नल और जल, तो ये पीने का पानी जो व्यवस्था करती है वो नगर परिषद ही करती है। इसके अलावा टीका लगाना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन जो होता है जैसे पोलियो का टीका हो गया, चाहे मतलब कोई खसरा डिप्थीरिया, चाहे कोई भी जो भी टीका लगाया जाता है वो नगर परिषद के द्वारा यही काम होता है, नगर परिषद का ही काम होता है। इसके अलावा बहुत सारे काम होता है जो आपकी किताब में मेंशन किया गया है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। चाहे कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है, तो हम लोग इस चीज़ को और विस्तार से हम लोग बता सकेंगे कि कार्य कौन कौन से और कार्य होते हैं। इसके अलावा ऐच्छिक कार्य में सड़क बनाना इनका काम नहीं होता है। अगर नहीं सड़क बनाना तो आप जोर नहीं दे सकते हैं नगर परिषद में जाके कि आप मेरा सड़क टूट गया है तो आप बनाइए। ठीक, इसके अलावा गरीबों के लिए आवास, जो गरीब लोग होते हैं, जो सड़क होते हैं, चाहे जो स्लम ड्वेलर्स कहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन लोगों के आवास के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, नगर परिषद जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा बिजली जो आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके नगर में, उसके लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं है। तो इसके साथ साथ हम लोग 2 चीज़ें पढ़ लिए कि नगर शासन व्यवस्था में नगर पंचायत और नगर परिषद। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है हमारा, ये है नगर निगम।
अब नगर निगम बहुत ज़्यादा ब्रॉड ये हो जाता है, क्योंकि इसकी आप देखिए तो जनसंख्या जो कैपेसिटी है इसका हम लोग बात करें तो 3 लाख जनसंख्या है। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं इसकी, नगर निगम की स्थापना की। तो नगर निगम की स्थापना जो होती है सबसे पहले 1688 में, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, आपकी किताब में भी मेंशन होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका बन सकता है कि कब हुआ था या पहला कौन सा था। तो आपको जानकारी के लिए भी जरूरी है कि 1688 में मद्रास चेन्नई में प्रथम जो पहला जो नगर निगम का जो व्यवस्था होता है, चाहे नगर निगम बनता है, वो 1688, मतलब कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है पहली बार कि 3 लाख जनसंख्या होना चाहिए, वार्ड होना चाहिए शहर की जनसंख्या के अनुसार, और ये सब चीज़ें ये पहला बार 1688 में होता है। उसके अलावा बिहार में जब पहली बार, बिहार के हम लोग हैं तो बिहार के बारे में जानना जरूरी है कि बिहार में पहली बार जो नगर निगम बनता है, पहला नगर निगम, वो है पटना नगर निगम। अपना पटना जो राजधानी है वो नगर निगम पहला 1952 में बनता है, जो कि नगर निगम बनता है। इसके अलावा जो है वह उसी अनुसार काम करता है, जैसे कि वार्ड हो गया, शहर आप लोगों के भी वहाँ पे भी एक वार्ड का चुनाव होता है, कमिश्नर, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है। तो उसी प्रकार शहर की जनसंख्या के अनुसार, मतलब 3 लाख के ऊपर कितना भी होता जाए तो उसके अनुसार बढ़ता जाएगा, वार्ड बढ़ता जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी वार्ड कमिश्नर्स की। तो उस तरह से एक नगर निगम का स्थापना हो जाता है। उसके अलावा ST/ST के लिए वही प्रावधान किया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का, और महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण बिहार ही देता है। ये बिहार जो कि मैंने पढ़ाया आपको, पंचायती राज एक्ट 2006, उसी समय ये भी लाया गया कि नगर निगम में भी 50% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा जो जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा नगर परिषद के 4 अंगों के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार इसके भी 4 अंग होते हैं। निगम परिषद मैंने सीक्वेंस में नहीं लिख पाया हूं क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था, तो आपको मैंने वैसे कर दिया है और आपको समझा देता हूं मैं कि निगम परिषद, फिर दूसरा सशक्त स्थानीय समिति, फिर तीसरा परामर्शदात्री समिति, और चौथा जो आ जाता है आपका नगर आयुक्त। ठीक है, लास्ट। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये अंग होती हैं नगर निगम की। तो एक एक करके डील कर लेते हैं सबको। नगर निगम परिषद सबसे पहले आते हैं। तो जो निगम परिषद की बात आती है, तो जो प्रत्येक वार्ड होता है ना, जो प्रत्येक वार्ड, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि वार्ड होना चाहिए, मतलब कि शहर की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, तो उसी में से एक लोग जो होते हैं वो सभी लोग मिलकर क्या बना देते हैं, एक निगम परिषद बना देते हैं। उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम लोग जानते ही हैं, वार्ड में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 18 वर्ष से उम्र के सारे जितने भी लोग हैं, ये हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 326 के अंतर्गत। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है यहाँ पे निगम परिषद में। उसके अलावा इसका काम जो है नियम बनाना या टैक्स लगाना, ये सब जितने भी स्वच्छ कर होते हैं या सफाई कर, जितना भी छोटी छोटी वाहनों पर जो कर लगता है, इन्हीं के द्वारा लगता है, निगम परिषद के द्वारा। उसके अलावा जो निगम परिषद में ही एक महापौर और एक उप महापौर, आप लोग देखते होंगे महापौर और उप महापौर की गाड़ियाँ आप देखते होंगे कहीं कभी तो नगर में चलती हैं। तो ये लोग नगर निगम परिषद में ही से हैं, जितने वार्ड के सदस्य होते हैं चुन के जाते हैं, उन्हीं में से एक महापौर और एक उप महापौर चुना जाता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि निगम परिषद द्वारा सदस्यों के बीच से चुनाव होता है और नगर का ये प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार आप केंद्र सरकार के स्तर पर देखेंगे, राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। और कोई भी आता है तो सबसे पहले स्वागत करने के लिए कौन पहुंचते हैं, राष्ट्रपति पहुंचते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो अपना महापौर होता है उसका यही काम होता है कि कोई भी अगर आता है हमारे नगर में, जैसे कि हमारा जो नगर निगम है आरा नगर निगम, तो इसमें अगर कोई भी आता है, कोई बाहरी आदमी आता है, तो महापौर ही क्या करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, तो इनका काम होता है। उसके अलावा दूसरा जो है हम लोग का अंग जो नगर निगम का, वो है सशक्त स्थानीय समिति। वही समिति जो मैंने पहले भी मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि समिति का काम क्या होता है, वही सलाह देना, वही से सारी काम वही होती है। परामर्शदात्री समिति, वो भी इसी प्रकार की समिति है, परामर्श देती है। नाम से ही मालूम हो जाता है कि परामर्श देगी, कोई भी टॉपिक पे एक समिति बना दिया जाएगा और वो उससे रिलेटेड सलाह देगी। उसके अलावा हम लोग लास्ट आ जाते हैं नगर आयुक्त के बारे में। नगर आयुक्त बहुत ही मेन ये अंग हो जाता है। ये प्रशासनिक इकाई है एक तरह से, जिस तरह से जिला स्तर पे अपना डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो काम करते हैं, आईएएस लेवल का ही ये प्रशासक होता है, मतलब कि एक अधिकारी होता है जो कि बिहार गवर्नमेंट द्वारा या किसी गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता है, नियुक्ति की जाती है इसकी। और इसका जो काम होता है, नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। और जितने भी लोग हैं, जो निगम परिषद जो काम करती है, जो समितियां काम कर रही हैं, वो जो भी रिकमेंडेशन देंगे, जो सुझाव देंगे, उन सबको लेके जो कौन चलेगा, नगर आयुक्त लेके
चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा पद हो जाता है। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करते हैं कि अपने बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को पूरी तरह से सारे तीनों जो टॉपिक्स थे हमारे, कि संघवाद और एक संघवाद हमारी प्रणाली है या एकात्मवाद, या दोनों का मिश्रित स्वरूप, या विकेंद्रीकरण क्या होता है शासन में, और नगरीय पंचायत व्यवस्था हो, पंचायत राज व्यवस्था हो चाहे नगरीय राज्य व्यवस्था हो, इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो प्लीज़ बार बार गुजारिश है आपसे कि आप प्लीज़ इसको कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में हमें सलाह दें कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेरीज हों। उसके अलावा आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो एकेडमिक लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभी देने जा रहे हैं बोर्ड का एग्ज़ाम, उनके तक पहुँचाएँ। या ये वीडियो वैसे भी बहुत लाभकारी है, जिनको अगर कोई भी टॉपिक समझने, अगर पंचायती राज व्यवस्था या नगरीय शासन व्यवस्था आपको समझनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा। धन्यवाद।